गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी 7th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर जो बुक है आपकी वो है हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट। फर्स्ट चैप्टर आपका पर्यावरण। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पर्यावरण हम कहते हैं किसे। इस पिक्चर के जो आपको गद्यांश दिखाई दे रहे हैं, इन गद्यांश के अंदर 2-3 कैरेक्टर दिखाए गए हैं। हम उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट पर्यावरण के बारे में पता लगाते हैं। पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर की वस्तुओं से है जो हमें घेरे हुए है, या प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे आसपास है वो पर्यावरण का अंग है। पर्यावरण का अंग है। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या बनेगी? पर्यावरण का अर्थ एक ऐसे वातावरण से है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण के घटकों की बात करते हैं। भाई पर्यावरण के घटक कितने होते हैं? पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। प्रथम होता है आपका प्राकृतिक, द्वितीय मानव निर्मित और तृतीय होता है आपका मानव। मानव भी पर्यावरण का अंग है। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों में सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक घटक की। प्राकृतिक घटक के अंदर जो हम बात करें, सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आपका स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल शामिल होंगे। इन चारों के मिलने से क्या होगा? आपका प्राकृतिक पर्यावरण बनेगा। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे स्थलमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, या जैवमंडल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम स्थलमंडल के बारे में बात करते हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है, यानी कि पृथ्वी का वह भूभाग जो ऊपरी भूभाग जो कठोर है, उस परत को हम क्या बोलते हैं? स्थलमंडल बोलते हैं। और किस चीज से बना होता है? ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यानी कि पृथ्वी का जो भूभाग होता है, इसके अंदर विभिन्न तरह की आकृतियां हम देख सकते हैं। पहाड़ भी दिखाई देते हैं यहाँ पर, पठार भी, मैदान, घाटियां इत्यादि। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। महाद्वीपों, जैसे आप जानते हो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। उन सभी महाद्वीपों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। अब स्थलमंडल है क्या? स्थलमंडल में क्या क्या शामिल होगा? स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ एक प्रश्न बन जाए बेटा, जैसे प्रथम तो हमने क्लियर स्थलमंडल किसे कहते हैं, उसके बाद द्वितीय प्रश्न ये बनेगा आपका स्थलमंडल का क्या महत्व है, स्थलमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, मानव स्थल के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। इस तरह से हम इसकी महत्वता के बारे में पता कर लेंगे। इसके बाद हम जिक्र करते हैं जलमंडल का। जलमंडल किसे कहते हैं? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यानी कि पृथ्वी का वह भूभाग जिस क्षेत्र के अंदर जल फैला हुआ है, जल पाया जाता है, वो जलमंडल का भाग कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि। जलमंडल जो है सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ से वायुमंडल का प्रश्न स्टार्ट बनता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी कि जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी की, उस फोर्स के कारण वायुमंडल को अपने चारों तरफ थामे रखता है, इसको बनाए रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी कि जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं या पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनसे हमारी ये रक्षा करता है। कई प्रकार के गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित होते हैं। यानी कि वायुमंडल के अंदर, वायु के अंदर कई प्रकार के गैसेज होते हैं जैसे आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है इत्यादि। धूल और जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से वायु एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। यानी कि
वायुमंडल के अंदर जो भी बदलाव दिखाई देंगे उन बदलाव से मौसम और जलवायु में परिवर्तन प्रतीत होगा। अब इसके बाद है जैवमंडल किसे कहते हैं। जैवमंडल बनता किसे है। पादप एवं जीव जंतु यानी कि पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां और जीव जंतुओं के मिलने से जीव संसार का सजीव संसार का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं जैवमंडल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है अर्थात नैरो जोन है जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अर्थात जैवमंडल के अंदर हम यहाँ 3 चीजें शामिल करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर हम 4 चीजों शामिल किया था, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। लेकिन यहाँ जैवमंडल के अंदर हमने 3 चीजों शामिल किया। कौन सी आती है वो? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इससे नेक्स्ट आगे बढ़ता आपका पारितंत्र है क्या। ये ग्लोसरी वर्ड में दे रखे बेटा आपका साइड में शब्दावली में, यहाँ से उठाएंगे इसको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पारितंत्र है क्या? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक पदार्थों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा द्वारा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। इसका मतलब ये, इसका अर्थ ये बेटा, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी जिसके अंदर आपके जैव भी आते हैं अजैव भी आते हैं, यानी कि जीवित होते जो प्राणी भी आते हैं। सजीव जो प्राणी होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और भौतिक क्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे की जरूरतों को वो पूरा करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पारितंत्र का हिस्सा कहलाते हैं। अब यहाँ इससे आगे हम पढ़ेंगे पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र की डेफिनेशन होगी। पारितंत्र का यहाँ अपने एक ताल का पारितंत्र दिखाया हुआ है इसमें। जैसे ये झील का दृश्य है, झील के अंदर आपके कुछ जीव जंतु दिखाए गए हैं, पादप वनस्पति दिखाए गए हैं, पशु दिखाए गए हैं। ये किसका हिस्सा हो जाएंगे? आपकी पारितंत्र का हिस्सा हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जिक्र करते हैं भाई जो पारितंत्र है, पारितंत्र के अंदर जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित कैसे होते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में, जैसे सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी कि पारितंत्र का निर्माण कैसे होगा? जो अपने आसपास में मौजूद वस्तुएं हैं या जीव जंतु हैं जो एक दूसरे को आश्रित होते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, वो पारितंत्र के घटक में शामिल हो जाएंगे। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। जैसे हमने उपरोक्त चित्र में एक दृश्य से हमने पढ़ा था, पिक्चर से अभी पढ़ा था। इसके बाद हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण। भाई मानवीय पर्यावरण होता क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी कि परस्पर साथ साथ में क्रिया करता है। मानव यानी कि सजीव वस्तुएं या प्राणी, कोई भी जीवित व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ मिलकर के क्रिया करता है, उसको हम मानवीय पर्यावरण में शामिल करेंगे और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। यानी कि जो प्रारंभिक, जो आदि मानव था, प्रारंभ का मानव था, प्रकृति से अपनी जरूरतों को पूरा करता था और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने अपने जीवन को आसान तरीके से ढाल दिया था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब यहाँ एक मुख्य शब्द में आया वस्तु विनिमय। अभी वस्तु विनिमय होती क्या है? आपके साइड में ग्लोसरी वर्ड में दिया गया वस्तु विनिमय क्या अर्थ है। वस्तु विनिमय में क्या होता था? पर मानव के पास इतनी पूंजी नहीं होती थी ताकि वो वस्तु के बदले धन को दे सके। वस्तु विनिमय प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, अर्थात तेज गति से फैल गया। क्या आप जानते हैं
आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना जरूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। कहने मतलब क्या बेटा, प्राकृतिक और मानवीय जो पर्यावरण होता है वो मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। रवि कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। अर्थात टीचर ने उनको आदेश दिया कि जो भी मिजोरम के जाने के बाद स्थान का दौरा करने के बाद जो आप भूदृश्य है यानी कि उस स्थान का जो चित्र देखोगे और घरों के अंदर लोगों के साथ मिलोगे, उस एक्टिविटी का अपने चित्र बना करके लाना है। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।